أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على कोई कट ऑफ एज है सर, उसमें आप बता सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है ना, ये बेसिकली रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ या वीजी चाइल्ड है, और इस एज के बाद हम इसको कह देंगे ये इसको एस्थमा हो। बच्चों में जो दिन ब दिन एलर्जी के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं आजकल, तो इसकी बेसिकली वजूहात या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अब लोग कंजेस्टेड आबादियों में रह रहे हैं, सारी चीज़ों में रह रहे हैं, घरों में उनके कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच से इतनी एलर्जी होती है कि फ़र्ज़ करें आपके घर में एक कॉकरोच है और आपने वो भी मार दिया, अच्छा, तो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स 1 महीने तक रहते हैं। अल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है बच्चे को पैदाइशी ठंड लगी हुई, माँ के पेट से ही बच्चा ठंड लेकर आया है। हर वक्त जो है ना, इसको हरी हरी पॉटी होती रहती है, बार बार इसको दिन में 4-5 दफ़ा पॉटी कर रहा होता है, और हर कुछ दिन के बाद इसका सीना ख़राब हो रहा होता है। अब एक बच्चे को नज़ला हुआ, बलगम पेट में गिरा, उससे म्यूकस और हरे वो मोशन होने, वो पॉटी होने लगी और रैशेज़ भी हो गए। अब वो हरे हरे मोशन जब होते हैं तो वो कहते हैं कि ठंड लग गई है। अब वो ठंड लगती है तो वो पंखा भी बंद, बाकी चीज़ें भी बंद, सारी चीज़ें वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है, हरे मोशन हो गए, ठंड लग गई है। बच्चे को लपेट के रखो, ये करो और लपेट के करो, और माँ का ठंडा पानी। और वो क्या है कि मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएँ, ज़ख्म भर गए मुझे। वालदा से बच्चे को एलर्जी लग जाती है। माँ अगर ठंडा पानी पी ले, माँ अगर जो है कोई ठंडी चीज़ खा ले, केला खा ले, उससे बच्चे को बलगम बन जाता है। और रिक्शे के पीछे भी लिखा होता है ना, ये शहर कराची, सुबह को नज़ला, शाम को खांसी। हाँ, बस वो और विषय लिखे होते हैं बसों में, कभी नज़ला, कभी खांसी, कभी ज़ुकाम होता है। दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है। क्या बच्चे को ज़्यादा बार बार एलर्जी होती है तो आँख के हल्कों नीचे जो है हल्के पड़ जाते हैं डार्क, ठीक है, उसको कहते हैं हम एलर्जिक शाइनर्स। हमारे यहाँ कहते हैं कमज़ोरी की वजह से हो गया। अमूमन माँ बाप ये समझते हैं उसमें बहुत कमज़ोर हो गया, हल्के पड़ गए, ताकत की दवाई दी। नज़ला अगर कंट्रोल नहीं किया जाए और बार बार हो तो अल्टीमेटली उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि दमा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो सिलसिला चल रहा है सेहत और शरीयत, हमारे यूट्यूब चैनल केयरिंग फॉर लिटिल वंस विद डॉक्टर अशरफ में, इस सिलसिले में आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हम हाजिर हुए हैं हमारे उस्ताद, बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा साहब के पास। हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के, इस वक्त दुआ फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और करता धरता हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इनकी इस सब्जेक्ट के हवाले से जिस पर हम बात करने वाले हैं आज, वो है एलर्जी और एस्थमा। यकीनन दुनिया भर के अंदर एलर्जीज़ की केसेस रफ्ता रफ्ता बढ़ते जा रहे हैं, और एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो इस वक्त किसी न किसी एलर्जी या एस्थमा के अंदर मुब्तला है। पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के अंदर हम जा बजा देखते हैं कि हमारे पास एलर्जी के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास एलर्जी और एस्थमा की कंप्लेन के साथ आते हैं। तो ये एलर्जी क्या होती है और एस्थमा क्या चीज़ होती है, किस तरह से ट्रिगर करती हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इस पर तफसील गुफ्तगू करने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और अशरफ जो हैं, कह तो दिया उन्होंने, मेरे उस्ताद हैं, लेकिन आजकल ये उस्तादों के उस्ताद हैं, तो ज़रा नवाज़ी का आगाज़ करेंगे इनसे। चले सर, ऐसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि एलर्जी बेसिकली क्या होती है, जो हमारी ऑडियंस उनको अगर आप आसान अल्फाज में समझाएं कि एलर्जी क्या चीज़ होती है, एलर्जी क्या है? एक शेर से शुरू करता हूँ कि दुनिया ने तजर्बात और हवादस की नज़र में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं, और कोई हद नहीं मोहब्बत के फसाने की, मुझको जितना याद है सुना रहा हूँ मैं। क्या बात। तो जितनी एलर्जी आती है मैं आप तक मुंतकिल कर देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आपसे ज़्यादा एलर्जी किसी को आती होगी। तो एलर्जी तो आइसोनेवर, इसमें वह मुसम्मा जिसे कहते हैं, जैसा नाम वैसा काम। किसी भी बैरूनी चीज़ के साथ बॉडी का रिएक्शन चेंज हो जाए, और ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, यानी क़ुव्वत मदाफ़त का में खलल पड़ना। क़ुव्वत मदाफ़त को पहले समझने की ज़रूरत है कि एक तो बैरूनी अंसर हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लें हम उसको, एलर्जेंस कहते हैं हम उसको, पॉलन से वो। दूसरा अंदरूनी निज़ाम जो क़ुव्वत मदाफ़त को कंट्रोल करता है, उसमें बच्चों के लिहाज से जो सबसे अहम बात है वो उनकी ग़िज़ा है। ग़िज़ा अच्छी होती है तो क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होती है। स्लीप, नींद पूरी होनी चाहिए उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज एक्टिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होने चाहिए। ये सारे वो अवामिल हैं जिससे जो क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर करते हैं। सही। क़ुव्वत मदाफ़त में अगर कोई इम्यून सिस्टम कहते हैं इसको,
इसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म देती हैं। तो हम अपनी ज़बान में तो हम उसको अमीनो डिफिशिएंसी डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़, लेकिन जो सबसे अहम बीमारी है वो है एलर्जी। यानी एलर्जी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, क़ुव्वत मदाफ़त का में ख़राबी पैदा होना। और इसके अंदरूनी अवामिल भी हो सकते हैं, जैसे ग़िज़ा है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है और सोने की मकदार कम हो जाए अगर वो, और बैरूनी अवामिल भी हो सकते हैं, कोई जरासीम हो, कोई ऐसी चीज़ें हों जो उस पर अफेक्ट करें और उससे वो निज़ाम ख़राब हो जाए। अब अगर ये निज़ाम ख़राब हो जाता है तो एलर्जी का, जो एलर्जी कंट्रोल करते हैं हमें, ये अमूमन 3 जगहों पर असरअंदाज होता है। पहला तो जल्द पे होता है, इसको लोग स्किन एलर्जी कहते हैं। उसकी बहुत सारी बीमारियां मुख्तलिफ तरह की होती हैं, आगे चल के बताएं। दूसरा ये सांस के निज़ाम पे असर करता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी नज़ले से लेकर दमा तक। तीसरा ये करता है पेट के उसमें, यानी बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हमने अंडा खाया, पेट में दर्द हो रहा है, एलर्जी हो गई, तो पेट की एलर्जी होती है। बुनियादी तौर पे ये 3 चीज़ों पे अफेक्ट करती है एलर्जी, सांस के निज़ाम में, जल्द के निज़ाम में और पेट के निज़ाम में। तो एलर्जी तो मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि ये इम्यून डिसऑर्डर है जो क़ुव्वत मदाफ़त में ख़राबी के बाइस लोगों में पैदा होती है, और ये अमूमन सांस, पेट और स्किन को इन्वॉल्व करती है। अच्छा सर, ये हाइपर रिस्पॉन्स होता है क्या? मतलब जैसे एक चीज़ जो आपको एलर्जी दे रही है मुझे नहीं दे रही, तो मतलब इसमें क्या ऐसी चीज़ होती है क्या मेरी बॉडी जो है उसके खिलाफ ज़्यादा मुदाफ़े शो कर रही है, हाइपर रिस्पॉन्स कर रही है? अच्छा, ये इसको यूँ कह सकते हैं रिस्क फैक्टर, यानी किसके अंदर ये होता है किसी में नहीं होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी नौइयत की एलर्जी होती है। अच्छा, वो 20 से 25% बच्चे हैं कौन जिनको ये एलर्जी होती है? इसमें पहली तो इसमें एक मारूजी वो है, जेनेटिक वो है, यानी यूँ समझ लीजिए अगर माँ बाप में किसी को एलर्जी नहीं है तो बच्चे में फिर भी 15% इम्कान है कि उसको एलर्जी हो सकती है। अच्छा। और वो 15% इम्कान किस वजह से है कि वो एक चीज़ है जो जिस्म में जारी है, उसके क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम में ख़राबी पैदा की उसने, दोबारा वो जाएगी तो उसके बाद वो कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे वो अलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। सही सही। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ ऐसा है कि माँ बाप में किसी एक को एलर्जी हो, और किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है, वो सांस की एलर्जी हो, दमा हो, एक्जिमा हो, पेट की एलर्जी हो, उनके बच्चों में 20 से 40% इम्कान होता है कि एलर्जी होगी। सही। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि माँ बाप दोनों को एलर्जी हो, तो उनके बच्चों में इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं, 40 से 80%। तो बुनियादी तौर पे एलर्जी अमूमन जो है वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है और वो जो बच्चों में आती है, और 20 से 25% बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। सही। तो मतलब अगर वालिदैन को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर भी एलर्जी हो? बिल्कुल, एक माँ को है तो 20 से 40% है, मतलब माँ बाप में से किसी एक को, और दोनों को है तो 40 से 80% इम्कान है। और अगर किसी भाई बहनों के अंदर भी एलर्जी है, अगर 2 भाई बहन है, दोनों को एलर्जी डिसऑर्डर है, तो जो थर्ड बेबी जो होगा उसके अंदर भी चांसेस हैं? ये चांस हर प्रेगनेंसी में, हर प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये नहीं, ये भी हो सकता है कि किसी के 5 बच्चों, किसी को भी ना हो, और किसी के 2 बच्चों, दोनों को, इसलिए कि ये हर प्रेगनेंसी में ये चांस है, तो वो चांस नहीं भी हो सकता है। अच्छा, लोग अक्सर ना सर कोरिलेट कर देते हैं कि दमा और एलर्जी दोनों एक ही चीज़ है, तो क्या दोनों एक ही चीज़ होती हैं अलग अलग? आपने अपनी इंट्रोडक्टरी बातों के अंदर तो ये बात बता दी कि असल में एलर्जी के अलग अलग अक़साम होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एलर्जी को सिर्फ दमे से रिलेट कर दिया जाता है जी, ये एलर्जी का मसला है। अच्छा, ये बहुत अहम और अच्छा सवाल है जी। पहले तो मैं बता दूं कि एलर्जी और दमा की अलामतें कमोबेश एक जैसी होती हैं। एलर्जी सांस की एलर्जी, ठीक है, उसकी अलामतें कमोबेश एक जैसी होती हैं, सांस का चलना, पसलियाँ चलना, सीटी बनने की आवाज़ें आना। दोनों के रिस्क फैक्टर भी एक जैसे होते हैं कि किन किन वजह से होती है, वो अभी बात करेंगे कि किस किस वजह से हो सकती है, और दोनों का इलाज भी एक जैसा होता है जब सांस तेज चले तो। लेकिन दोनों में एक बुनियादी बात है, बहुत बुनियादी फ़र्क है। अस्थमा एक बार लेबल कर दिया जाए तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है, सारी ज़िंदगी सही नहीं होनी, कंट्रोल में आ जाएगी, कई साल नहीं होगी, लेकिन कभी भी हो सकती है। लेकिन एलर्जी, जो सांस की एलर्जी है, वो लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है। तो एलर्जी और दमा में ये बुनियादी फ़र्क है, एक मुस्तकिल चलने वाली, इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए कि ऐसी किसी बच्चे को नज़ला खांसी हो और किसी डॉक्टर ने या किसी ने बोल दिया दमा है,
इतना आसान बात नहीं है कि किसी को ये कह दिया जाए कि दम आए, इसलिए कि एक बार कह दिया आपने किसी को दम आए, इसका मतलब ये है कि उसके लिए सारी ज़िंदगी होना और सारी ज़िंदगी एहतियात करनी है। अच्छा, जैसे नए डॉक्टर्स के लिए अगर आप कोई कट ऑफ एज है सर, उसमें आप बता सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है ना, ये बेसिकली रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ या वीजी चाइल्ड है, और इस एज के बाद हम इसको कह देंगे ये इसको एस्थमा हो गया। असल में हम जो है ना वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एस्थमा पे। बात मैं ज़रा शुरू से शुरू करूँ जी कि जो मैंने शुरू में कहा कि एलर्जी जो है वो स्किन की भी होती है, पेट की भी होती है और सांस की भी होती है। पैदाइश के बाद पहले साल में ज़्यादा इम्कान होते हैं स्किन की एलर्जी होने, उसको एक्जिमा कहते हैं। शुरू में चेहरे पे रेडनेस होती है, फिर हाथों पे और पैरों पे होती है, ये पहले साल में ज़्यादा कॉमन है। पहले और 3 साल के दरमियान जिसे हम टोडलर कहते हैं, उसमें फूड एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, यानी अंडे की सफ़ेदी से बहुत होती है, मछली से होती है, गंदम से हो जाती है, नट्स खाने से हो जाती है, वो पेट की एलर्जी होती है 1 से 3 साल के दरमियान। 3 से 6 साल के दरमियान सांस की एलर्जी के ज़्यादा इम्कान होते हैं और वो होती है नज़ला एलर्जी, सीजनल राइनाइटिस कहते हैं, लोग कहते हैं डस्ट मौसम बदलता है तो एलर्जी हो जाती है। अल्टीमेटली ये सारी एलर्जी अगर कंट्रोल ना की जाए तो ये एस्थमा की तरफ कन्वर्ट होते हैं। इसको आम ज़बान में हम कहते हैं एलर्जिक मार्च। तो एस्थमा उमूमन 6-7 साल की उम्र के बाद लेवल किया जाता है, जब चीज़ें कंट्रोल ना हों और वो सिम्टम्स की आए, और उसके फिर टेस्ट भी कराए जाते हैं, स्पायरोमेट्री है या फ्लोमेट्री है, उससे वो करेंगे। बात करते हैं टेस्टों के हवाले से। अच्छा सर, ये बच्चों में जो दिन ब दिन एलर्जी के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं आजकल, तो इसकी बेसिकली वजूहात या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, ये तो बहुत अहम सवाल है कि ये लोगों के अंदर इतनी एलर्जी क्यों हो रही है, और बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन सबसे जो यानी एक तो जेनेटिक का जिक्र हो चुका है कि ये ख़ानदानी असरात भी होते हैं, लेकिन जो है वो जो अर्बनाइजेशन हो रही है ना, लोग जो है वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके इंसिडेंस ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अर्बनाइजेशन की क्या चीज़ होती है। अब लोग कंजेस्टेड आबादियों में रह रहे हैं, सारी चीज़ों में रह रहे हैं, घरों में उनके कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच से इतनी एलर्जी होती है कि फ़र्ज़ करें आपके घर में एक कॉकरोच है और आपने वो भी मार दिया, अच्छा, तो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स 1 महीने तक रहते हैं। अच्छा, कॉकरोच जो है उसकी डेंड्रफ और यूरिन जो है वो डस्ट में होती है, नज़र नहीं आती है, और वो ज़रूरी नहीं कि एक कमरे में है तो दूसरे कमरे तक नहीं पहुँचे, वो डस्ट में पूरे घर में मौजूद है। दूसरा, हमारे यहाँ जो है वो बहुत शौक़ है जंक फूड खाने का, तो आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं। जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं उनके अंदर भी ये सारे एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है। तीसरा, जब अर्बनाइजेशन हो रही है तो वो लोगों को पेट्स पालने का भी बड़ा शौक़ है। जी, तो लोग कुत्ते, बिल्लियाँ, ये सारे पालते हैं सारे, वो भी उनकी जो डेंड्रफ और उनके फर्ज जो है उससे भी एलर्जी के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। उसके बाद जो बड़ी अहम सी बात है कि वो अगर आपका बाथरूम गीला रहता है ना, अच्छा, तो उसमें फंगस की ग्रोथ होती है। ये वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती हैं, डस्ट में होती हैं। उमूमन आपने नोट किया होगा कि बच्चे कहते हैं ज़्यादा देर बाथरूम में रहें तो खांसी शुरू हो जाती है। तो वेट बाथरूम में जो है वो फंगस की ग्रोथ होती है, उससे ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक और भी वजह है, इसको हम कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस, यानी जितना सफाई का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़्यादा, उतने ज़्यादा इम्कान होते हैं एलर्जी होने के। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि कोई यूरोप से या अमेरिका से आया और यहाँ पे अंडे वाला बर्गर खा रहे फुटपाथ पे, तो उसको मोशन हो जाते हैं, इसलिए कि उसको इम्यून सिस्टम ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हम रोज़ खाते हैं। तो जिन बच्चों को आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में आप जो है सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा चीज़ों को, लेकिन मैंने जुमला बार बार इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तो उनके अंदर वो इम्यून सिस्टम और वो इम्यूनिटी वो डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से मसलन आप बच्चे को जो है वो शुरू से पानी की बोतल देके स्कूल भेज रहे हैं, मिनरल वाटर, वो कब तक जो है उस पानी में गुजारा करेगा? 6 साल का, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल बाद घर से बाहर निकलेगा, वो आम सा पानी पी लेगा, उसको मोशन हो जाएगा। आपने उसको डस्ट से एक्सपोजर नहीं किया हुआ है, ठीक है, बड़े कमरे बंद, ये वो सारी चीज़ों में रखा है, वो 10, 11, 12 साल बड़ा होगा, बाहर दोस्तों में निकलेगा, वो मोटरसाइकिल में एक बार बैठेगा या गाड़ी में भी बैठेगा, सदर तक जाएगा, शीशा नीचे कर दे, वो डस्ट से उसको फ्लू हो जाएगा खास, इसलिए कि इसका वो एक्सपोजर नहीं हुआ बार बार। इसको हम कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस, कि बहुत ज़्यादा केयर करने से भी ये इम्कान होता है कि बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। सही। तो इसलिए इसकी बुनियादी जो वो है ये अर्बनाइजेशन के जो इश्यूज़ हैं ना, उसकी वजह से एलर्जी शहरों में बहुत ज़्यादा होती है। सही। अच्छा, कुछ जो है ना हमारे वालिदैन वो कहते हैं कि भाई बच्चा जो है ना, ये एक तो जेनेटिक्स में आपने कह दिया, बच्चा माँ के पेट से ठंड लेकर आया,
माँ के पेट से इसको ठंड लगी हुई है, तभी इसको बार बार ठंड हो जाती है। अब इसमें जो जो नॉर्मल रिस्क फैक्टर है उसमें इसमें कोई फ़र्क होता है कि अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसमें चांसेस कम होते हैं, सिजेरियन में चांसेस बढ़ जाते हैं, या जो फार्मूला फीड बच्चे करें उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं, मदर फीड में कम होते हैं, या बार बार अगर कोई बच्चा एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है तो ये रिस्क फैक्टर भी होते हैं, या उसने विटामिन डी ना लिया हो तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें? अच्छा, ये भी बिल्कुल एडिशनल रिस्क फैक्टर हैं, बिल्कुल होते हैं जी। यानी जो इनको सीज़र होता है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एलर्जी होने के उन बच्चों में। इसकी वजह ये है कि जो सीज़र है वो इटसेल्फ ही एक स्ट्रेस है मदर के, जो कम्युनिकेट वो होता है। सीज़र के पेशेंट को मदर को एंटीबायोटिक भी यूज़ की जाती हैं, वो भी ट्रांसफ़र होती हैं मदर में, तो उनमें उन बच्चों में इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि एलर्जी हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। दूसरा, फीडिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। हमने अपने पहले भी 2 बार जिक्र किया कि न्यूट्रिशन तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इम्यून को सिस्टम को रेगुलेट करता है। और बॉटल फीडिंग के बड़े नुकसान आते हैं, जहाँ बॉटल फीडिंग से साल में 3 से 5 दफ़ा नमूनिया होने का इम्कान है, 3 से 4 दफ़ा डायरिया होने का इम्कान है। वहीं पे बॉटल फीडिंग में वो अमीनोग्लोबिन वो सारी चीज़ें नहीं होती, इसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी ख़राब होता है और एलर्जी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ सांस की एलर्जी नहीं, नज़ला उससे पेट की एलर्जी के भी चांसेस बहुत होते हैं। काव मिल्क प्रोटीन एलर्जी कहते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारे इम्कानात तो मौजूद हैं, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी में कम चांसेस होते हैं और मदर फीड पे रखना चाहिए। पैदा होते ही मदर फीड कराएं और 6 महीने तक सिर्फ फीड पे रखें और फिर ग़िज़ा शुरू करें, इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल रहें। सही से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल सर, अक्सर वालिदैन हमसे क्लिनिक्स के अंदर आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है बच्चे को पैदाइशी ठंड लगी हुई, माँ के पेट से ही बच्चा ठंड लेकर आया है, हर वक्त जो है ना इसको हरी हरी पॉटी होती रहती है, बार बार इसको दिन में 4-5 दफ़ा पॉटी कर रहा होता है और हर कुछ दिन के बाद इसका सीना ख़राब हो रहा होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर अशरफ, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में कि हरे मोशन होते हैं तो ठंड लगती है। असल में बात ये है कि इस वक्त जो है वो 48-50 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में ठंड लग जाना मुझे समझ आती नहीं है बात ये है। अच्छा, मैं ज़रा लॉजिक समझा दूँ कि जब बच्चे को नज़ला होता है ना, तो नज़ला अगर हो तो बच्चे को आप सीधा लिटाते हैं तो नज़ला हलक में अटकता है। जब वो हलक में अटकता है तो सांस मुँह से लेते हैं, नाक बंद हो जाती है। तो जब वो मुंह से सांस लेते हैं तो सीने में कमर में खड़खड़ की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। अब वो कहते हैं सीना ख़राब हो गया, चेस्ट कंजेशन है, नमूनिया हो गया। अब उस बच्चे को जब आप बिठा देते हैं ना, सर ऊपर कर देते हैं, तो उसका बलगम जितनी सिक्रीशंस हैं वो पीछे गिरती हैं पेट में। अब म्यूकस पेट में गिरे सिक्रीशंस तो पॉटी के साथ मिक्स होके वो हरा हरा और फटाफटा हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर एसिडिटी भी बहुत होती है, सही। उसकी वजह से रैशेज़ भी हो जाते हैं। अब एक बच्चे को नज़ला हुआ, बलगम पेट में गिरा, उससे म्यूकस और हरे वो मोशन होने, वो पॉटी होने लगी और रैशेज़ भी हो गए। अब वो हरे हरे मोशन जब होते हैं तो वो कहते हैं कि ठंड लग गई है। अब वो ठंड लगती है तो वो पंखा भी बंद, बाकी चीज़ें भी बंद, सारी चीज़ें वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है, हरे मोशन हो गए, ठंड लग गई है भाई। बच्चे को लपेट के रखो, ये करो, और लपेट के करो, और माँ का ठंडा पानी। और वो क्या है कि मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएँ, ज़ख्म भर गए मुझ में। तो बस उसके बाद में वो ये हो जाती है। अच्छा, वो बच्चा मुंह से सांस लेता है, हवा भी जाती है पेट में, मरोड़ भी शुरू हो जाती है। अब आप सोचिए कि एक नाक बंद है जिससे खड़खड़ की आवाज़ें आने लगी, सीने में खड़खड़ होने लगी, मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। मुंह से सांस लेता है तो दूध भी कम पीता है, थोड़ा सा पिएगा छोड़ देगा, थोड़ा सा पिएगा छोड़ देगा। दूध पीना कम कर दिया उसने, छोड़ दिया, उससे हरे हरे मोशन होने लगे, रैशेज़ होने लगे, एक हंगामा। ठीक है कि क्या हो गया, आधी आधी रात को डॉक्टरों पे जा रहे हैं। हालांकि करना है क्या, एक नाक खोलनी है, सब सही है, ठीक है, नाक में दवाई डालिए, सलाइन ड्रॉप, नाक खोलिए, एहतियात कीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि ठंड, हरे मोशन ठंड के होते हैं, हरे मोशन नज़ले से होते हैं, नज़ला चाहे ठंड में हो या गर्मी का नज़ला हो, उसकी वजह से। सही से। अच्छा सर, जो हमने रिस्क फैक्टर की बात की उसके अंदर एक और रिस्क फैक्टर जो हमारे कॉमन जो अपनी सोसाइटी के अंदर हम देखा, वो हमारे पास टेल्कम पाउडर्स का बड़ा ज़बरदस्त रुझान है। बहुत ज़्यादा खुशबू हमारे बच्चे से आनी चाहिए, वो बड़ा लगाया जाता है हमारे। तो क्या लगाना ठीक है, लगा सकते हैं हम टेल्कम पाउडर? नहीं, बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े आम लगाते हैं लोग बच्चों को, न्यूनेट्स को खास तौर पे ना लगा के पाउडर गर्दन में इधर उधर, वो सांस से जाता है, वो एलर्जी करता है, न सिर्फ एलर्जी करता है और नमूनिया भी कर देता है वो, अगर वो फेफड़ों तक चला जाए। तो पाउडर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, सही है ना। और ये अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो इधर गर्दन पे थोड़ी हम तो पैम्पर के हिस्से में लगा देते हैं, लेकिन बहरहाल वो पाउडर खुलता है, वो लगता है, वो उड़ता है, वो सारी चीज़ें जाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, खुशबू के बारे में बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों का, अगर खुशबू से एक एलर्जन है, एकदम इरिटेट कर दिया, तो वो कहते हैं हम परफ्यूम तो नहीं लगाते हैं, हालांकि उनको खुशबू से एहतियात करनी है, परफ्यूम से नहीं करनी है, तो अलग अलग बातें हैं।
अच्छा। यानी खुशबू आप यूँ समझ लीजिए कि बच्चे को उठाया और किचन में ले गए, तो खाना पकाने की खुशबू से बहुत होता है। यानी आपने कोई खाना बनाया और कमरे में बैठ के खा लिया, अच्छा। कमरे में आपने सफाई वफाई कर दी, सब कुछ किया, टीवी चलाया, मूवी देखी, सो गए, ठीक है। अगले दिन घर में कमरे में कोई आएगा ना तो सूंघ के बता देगा कि यार रात को बिरयानी खाई थी यार। यानी वो खुशबू सारी रात आनी है कमरे में। ठीक है। या आप किसी तकरीब में, या वालदा ने मेहंदी लगाई हुई है, वो 4-5 दिन तक वो खुशबू आनी है उस बच्चे को। तो इस तरह ये खुशबुओं को अवॉइड करना होता है। ये नहीं कि जो है ना उन्होंने कहा खुशबू तो है तो खुशबू तो अच्छा डस्ट से बोलते हैं लोगों को, डस्ट से बचाए तो बड़े मज़े से कह देते हैं कि बाहर तो निकालते ही नहीं हम इसको, तो घर में ही रहता है। तो डस्ट तो घर के अंदर ही काफ़ी है। आपके कमरा अपना हर शख्स देख लीजिए, घर में कमरे में टाइल्स लगे हैं, जो भी लगे हुए हैं, रोज़ आप सफाई करें, रोज़ कुछ करें, लेकिन उस टाइल्स के दरमियान में काले निशान है जी, वो डस्ट है, ड्राई डस्ट। अच्छा, वो ड्राई डस्ट से जो है वो आपने पंखा चलाया, ठीक है, वो उड़ने लगी, बच्चे को छींकें आना शुरू हुई। अब आपने सोच लिया कि ठंड लग गई है, पंखा चलाया था इसलिए हो गई। अच्छा। हालांकि वो आपके कमरे की डस्ट है जो बैठी हुई थी खुश्क और पंखा चलाने से उड़ने लगी। आप करके देख लीजिए, आप एसी चलाइए, नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, एसी चला दें, नहीं होगा, वो डस्ट एसी नहीं उड़ाते। एसी के भी मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के पास। लोग समझते हैं कि एसी से ठंड लग जाती है या वो हो जाता है। एसी को एयर कंडीशन कहते हैं। एसी का मतलब कूलिंग मशीन नहीं है। अच्छा। उसका नाम ही इसलिए रखा है एसी, एयर कंडीशन, कि एयर की कंडीशनिंग करे। ठीक है। यानी एसी में जब आप जाली में डस्ट भरी हुई होती है, साफ़ करते हैं आप हर साल, वो डस्ट कहाँ से आती है? वो कमरे की डस्ट है जो खींच लेता है। यानी एसी वाले कमरे में डस्ट नहीं होती, एक बात। दूसरा, जब वो चल रहा है तो बाहर पानी टपक रहा है, टप टप टप, पूरी रात बाल्टियाँ भर गई। वो पानी कहाँ से आता है? वो कमरे की ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। अच्छा। यानी एसी वाले कमरे में ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है और डस्ट फ्री होता है। डस्ट फ्री। आप यूँ समझ लें इसको इस और तरह, ये छोटे छोटे बड़े बड़े अस्पताल हैं, यानी पूरे हॉस्पिटल में कुछ नहीं, लेकिन इमरजेंसी में एसी लगा हुआ है। हालांकि इस इमरजेंसी में नमूनिया का पेशेंट आ रहा है, दमा का पेशेंट आ रहा है, बुखार के पेशेंट, लेकिन वहाँ पे एसी लगा है। इसलिए कि एसी ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, डस्ट को फ्री करता है। टेम्परेचर आपकी मर्जी है जो चाहे रखना है, आपने 30 रख लिया जी, वहाँ टेम्परेचर हो रहा है 28, तो ज़्यादा ठंड तो बाहर है। इसलिए एसी एयर कंडीशन है, कूलिंग मशीन नहीं है। क्या बात है, ये समझने की ज़रूरत है लोगों को। ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट से रेस किया, और नॉर्मली हमारे यहाँ जो है ना लोगों को इस बात में आगाही नहीं है। उनको समझ लगता है कि जैसे एसी चलाने से बच्चे को ठंड लग गई है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्ट बड़ा है हमारे यहाँ माशरे के अंदर, वो ये कहते हैं कि वालदा से बच्चे को एलर्जी लग जाती है। माँ अगर ठंडा पानी पी ले, माँ अगर जो है कोई ठंडी चीज़ खा ले, केला खा ले, तो उससे बच्चे को बलगम बन जाता है। अच्छा, ये भी बड़े अजीब सी है। एलर्जी के बारे में हमने कहा था कि जेनेटिक टेंडेंसी होती है, बाहर से जरासीम होते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो ये नज़ला ठीक है, ये बात कि अगर वालदा को नज़ला हो तो नज़ला तोड़ के लगता है ना भाई, तो वो लग सकता है बच्चे को। लेकिन यही एहतियात फिर वालिद की भी है, इसलिए कि वालिद भी ठंडा नहीं खाए, इसलिए कि वालिद को भी अगर नज़ला हो गया तो वो भी लगेगा। और ये ना वो अंदर से दूध से नहीं आ रहा, वो ठीक है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि जो है वो हवा के ज़रिए जा रहा है। इसलिए सारे घर वाले फिर ये एहतियात करेंगे, सिर्फ माँ पे नहीं ये पाबंदी है। अच्छा सर, रिस्क फैक्टर में तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। अच्छा, आम अलामात के अंदर आम जो नज़ला ज़ुकाम होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हर दूसरे तीसरे महीने जो है ना बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो ही जाता है। इसमें और एलर्जीज़ में फ़र्क कर सकते हैं हम कि ये आम नॉर्मल सीजनल हमारा फ्लू है और ये एलर्जी है इसको? असल में ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये जो मौसम बदलता है और लोगों को नज़ला खांसी होता है, इसको बेसिकली कहते तो एलर्जी है, लेकिन इसको हम कहते हैं सीजनल एलर्जी। यानी मौसम बदला तो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गया। मौसम बदलने की बहुत सारी वो होती हैं। एकदम गर्मी आ जाती है, नज़ला शुरू हो जाता है। गर्मी में नज़ला बहुत ज़्यादा होता है, और कराची में और ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा होता है कि ह्यूमिडिटी फैक्टर भी बहुत होता है। यानी ह्यूमिडिटी अगर 50 से कम है तो आपको 3-4 डिग्री रियल फील ज़्यादा होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बड़ी मेंटेन करती है नज़लें। उसके बाद बारिशों का मौसम हो जाता है तो शुरू हो जाती हैं। उसके बाद सर्दियों में, अच्छा लोग समझते हैं कि ठंड से जो में सर्दियों में ज़्यादा, हमारे यहाँ सर्दियों में डस्ट बहुत होती है, उसकी वजह से ज़्यादा था। वरना सर्दी तो पंजाब में KP में यहाँ से ज़्यादा होती है, तो वो डस्ट का एलिमेंट भी शामिल होता है। तो इस मुल्क में तो हमारे यहाँ हर थोड़ी देर के बाद मौसम बदल जाता है, ऐसे ही है। इसलिए वो सीजनल एलर्जी भी हमें जो है ना पेरिनियल कहते हैं, वो कि वो एलर्जी ही लगती है कि वो कोई जेनेटिक वो ना हो। हाँ। इसलिए सारी चीज़ों का हल तो एहतियात ही है, और लेकिन
वो रिक्शे के पीछे भी लिखा होता है ना, ये शहर है कराची, सुबह को नज़ला शाम को खांसी। हाँ, वो बस वो और विषय लिखे होते हैं बसों में, कभी नज़ला कभी खांसी कभी जुकाम होता है, दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है। क्या बात। अच्छा सर, एलर्जी के हवाले से जब पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह आते हैं एलर्जी, तो फिर जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो काफ़ी सारे वो टेस्ट हवाले लिख कर देते हैं। इसमें लोग रिलक्टेंट होते हैं कि टेस्ट करवाएं नहीं करवाएं, बच्चे को एलर्जी है, तो इसमें टेस्ट की इंपॉर्टेंस होती है एलर्जी को डायग्नोस करने में? ये इस सवाल को रिफ्रेश कर लो कि अमूमन डॉक्टर एलर्जी में टेस्ट नहीं करवाते। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, नहीं कराते हैं। ये है ना कि डॉक्टर ने टेस्ट लिया, अमूमन डॉक्टर टेस्ट नहीं कराते। पेशेंट की ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर साहब इतने अरसे से उसको नज़ला है, सही नहीं हो रहा, ये हो रहा है, सही से आवाज़ें आ रही हैं खड़ खड़ की, कोई टेस्ट वेस्ट करा दें से। और वो जुमला उनका होता ही है कि चेस्ट भरा हुआ है, चेस्ट कंजेस्टेड है, ये जुमला। यानी उनको ये नहीं पता कि चेस्ट कंजेशन या सीना भरा हुआ नमूनिया को कहते हैं। वो डॉक्टर देख लेता है कि भाई सांस सही है, वो अंदर सही जा रही है, सांस की रफ्तार सही है, नज़ले का मसला है, वो नहीं कराता टेस्ट। लेकिन मरीजों को ये ज़्यादा वो होता है कि टेस्ट करा लिया जाए। अमूमन जो है वो ये अलामती इलाज होता है और अलामतों पे ही वो होता है। इसमें एक और मिसकॉन्सेप्ट भी ये है कि जब बच्चों को ज़्यादा बार बार एलर्जी रहती है तो आँख के हल्कों नीचे जो है हल्के पड़ जाते हैं डार्क, ठीक है, उसको कहते हैं हम एलर्जिक शाइनर्स। हमारे यहाँ कहते हैं कमज़ोरी की वजह से हो गया। अमूमन माँ बाप ये समझते हैं सब बहुत कमज़ोर हो गए, हल्के पड़ गए, कोई ताकत की दवाई दे दी है। पूछा जाए तो पता चलता है हाँ नज़ला तो रहता ही है इसको बहुत ही। तो वो जिस कंसेप्ट भी सही करना है कि वो हल्के जो है वो हर वक्त जो है कमज़ोरी से नहीं होते, वो एलर्जी राइनाइटिस नज़ला मुस्तकिल है उससे भी पड़ते हैं। उम्र टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती अंटिल ये कि बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हों, और वो भी एक स्पेसिफिक टेस्ट कराया जाता है जिससे पता चल जाए कि ये किस चीज़ से एलर्जी है। उसको आम ज़बान में हम 3rd जनरेशन एलर्जी टेस्ट कहते हैं और हम डॉक्टर प्रोफेशनल उसमें स्पेसिफिक IgE कहते हैं। वो होता है उसमें सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि फूड पैनल होता है, एनवायरनमेंटल पैनल होता है। फूड पैनल में जो जो आम ग़िज़ाएँ जिनसे हो सकती है उन सारों का हो जाता है, और एक एनवायरनमेंटल पैनल होता है उसमें पॉलन, कैट, कॉकरोच, इन सारी चीज़ों का हो जाता है। लेकिन उम्र इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। सर ठीक। अच्छा माशाल्लाह सर, काफ़ी चीज़ें तो हमने इस पर डिस्कस कर ली उसकी अलामत वगैरह के हवाले से। अब सर हम आते हैं इसके इलाज के ऊपर ना, और मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। इलाज को तो खैर एक डॉक्टर्स का डोमेन है, वो उसकी अलामतें देख कर करते हैं। मैनेजमेंट के हवाले से अगर आप हमें कुछ गाइडलाइंस देना चाहें वालिदैन को। बस कुछ भी नहीं है भाई, परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। और परहेज़ बहुत ज़रूरी है। वो जिन जिन चीज़ों से एलर्जी होने का इम्कान है उन चीज़ों से, वरना सारा अलामती इलाज है। नाक बंद हो जाती है, नाक खोलने के लिए नॉर्मल सलाइन ड्रॉप तो वैसे ही ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करें। दूध पिलाने से पहले डालें, बड़ा बच्चा है तो 4-4 घंटे पर डालें। बाकी डॉक्टर को अगर वो है तो एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ होती हैं 2nd जनरेशन एंटीहिस्टामिन, उससे कवर हो जाती हैं अमूमन। लेकिन इन सारे चीज़ों से अहम चीज़ है एहतियात। यानी अगर छोटा बच्चा है तो पाउडर नहीं लगाएं, खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, डस्ट से बचाएं। बच्चा कमरे में हो, कमरे की सफाई नहीं करें, और ज़्यादा गर्मी से भी बचाना होता है। इसलिए उसके अलावा थोड़े बड़े बच्चे हैं तो फिर खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करना होता है। अमूमन अंडे की सफ़ेदी और इस तरह की चीज़ें 9 महीने के बाद शुरू करते हैं, पहले शुरू करना नहीं चाहिए। तो इस तरह की वो चीज़ें होती हैं। और सफाई का ख्याल रखें, स्लीप ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए और नींद पूरी होनी चाहिए। और ये जो पेट्स पालने का शौक़ है इसको थोड़ा सा वो करें तो दूर रखें जिन बच्चों में टेंडेंसी एलर्जी की। घर में कॉकरोच नहीं होने चाहिए, बाथरूम वेट रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एहतियात से ड्राई रहना चाहिए। और वो पॉलेंस के वो होते हैं, और पॉलेंस बहुत एक टेक्निकल टॉपिक है कि किस सीज़न में क्या होता है, क्योंकि पॉलेंस के हर पेड़ का अलग सीज़न होता है। सही है, इसलिए पॉलन। और वैसे ये मसला कराची का इसलिए भी नहीं है कि कराची में दरख्त नहीं है बिल्कुल, तो फिर पॉलन का मसला है। कंक्रीट का वो बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन फिर भी आम के दरख्त होते हैं। आम के दरख्त में पॉलन जो है अमूमन जो है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एहतियात है और चंद आम सी दवाई। अच्छा, इसमें सर एडहेरेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मतलब एक डॉक्टर ने दवा लिख कर दी तो हमारे यहाँ कुछ अफलातून भी होती हैं, हमारी माएँ जो हैं वो जैसे ही बच्चे के सिम्टम्स थोड़े से रिलीफ होते हैं, वो जो डॉक्टर ने दवा का ड्यूरेशन लिखा है, कोई कंट्रोल मेडिकेशन है किसी के दमे वगैरह के हवाले से, वो उसको फ़ौरन से बंद कर देते हैं, और फिर जैसी अलामतें शुरू होती है वो अपनी मर्ज़ी से फिर से स्टार्ट कर देते हैं। असल में हमने तो ज़्यादा फोकस किया एलर्जिक राइनाइटिस पे ना, नज़ले पे और उस पर, ठीक है ना। हम इस बात को छोड़ दिया हमने कि नज़ला अगर कंट्रोल नहीं किया जाए और बार बार हो तो अल्टीमेटली उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि दमा हो जाए। दमा के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं, अगर एक बार हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग बीमारी है, वो कंट्रोल किया जा सकता है मतलब काफ़ी अरसे तक, लेकिन ख़त्म नहीं होता।
इसलिए दवाइयों को तो पाबंदी से देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो हमारा ये तो सिर्फ नज़ले के लोग एंटीबायोटिक नहीं देते, उनको कहा कि 5 दिन दो 7 दिन दो, 2 दिन बाद सही हो गया तो छोड़ देते हैं, उसके बाद वो फिर रिकरेंस हो जाती है। इसलिए दवाइयों को तो पाबंदी से देनी चाहिए। अमूमन नज़ले की दवाइयाँ लोग 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते तक प्रिस्क्राइब करते हैं कि सही होने के बाद दोबारा ना हो, इसलिए कि बार बार होने से उसमें चांसेस हैं अस्थमा होने के, इसलिए को नज़ले को कंट्रोल करना ज़रूरी है, एलर्जी वाले नज़ले। अच्छा, एस्थमा की ट्रीटमेंट में भी बहुत दफ़ा डॉक्टर्स जो है ना वो इनहेलर वगैरह लिखते हैं, इसमें भी बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं नहीं जी हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, इससे आदत पड़ जाती है बच्चे को। हालांकि बच्चा बेचारा इतनी सांस की तकलीफ में होता है, लेकिन वालिदैन का एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फर्म कि नहीं हमने इनहेलर इस्तेमाल ही नहीं करना, इसके हवाले से। अच्छा, ये भी मिसकॉन्सेप्ट तो बहुत हैं, हर चीज़ में मिसकॉन्सेप्ट हैं, दमा के बारे में भी हैं, बाकी बीमारियों के बारे में भी हैं। टाइफाइड हो जाए तो कह देते हैं बाल कटा दो, जरासीम रह जाते हैं, गंजा करा दो, और भी बहुत सारी चीज़ें। इनहेलर के बारे में भी यही है कि जो कहते हैं कि नहीं, नेबुलाइजेशन के बारे में कि आदत पड़ जाती है, नहीं होगा सारा चीज़, लेकिन उन्हीं माँ बाप को कहो कि दवाई डाले बगैर नॉर्मल सलाइन से करा दिए, वो करा देते हैं। यानी उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो दवाई से आदत पड़ जाती है। अच्छा, ये हर किसी को लिखी भी नहीं जाती कि दवाई के साथ कराया जाए, ज़ाहिर उन्हीं मरीज़ों को लिखी जाती है जिनको चांसेस हैं कि या अस्थमा हो चुका है, तो वो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। नेबुलाइज से या इनहेलर से किसी किस्म की कोई आदत नहीं पड़ती। ये जो है ना टेक होम मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए भी कि भाई नेबुलाइज से बिल्कुल आदत नहीं पड़ती है। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, डॉक्टर ने आपको लिख कर दिया तो ज़रूर से आप उसका इस्तेमाल कर लें। सर, आखिर में कोई पैगाम हमारे ऑडियंस को या वालिदैन को देना चाहें एलर्जी के हवाले से? प्रिवेंशन तो आपने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली कि फॉलो अप कब करना चाहिए एक पेशेंट को, अगर डॉक्टर ने बताया है कि भाई आप ये मेडिसिन दे के वापस आएँ, लेकिन उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो छोड़ देते हैं आना, या दवाइयों के जो कंप्लाइंस है वो नहीं करते कि उनको एक ड्यूरेशन लिखा उस पर वो नहीं करते, या उनको पता भी होता है कि बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है, डॉक्टर ने मना किया पाउडर नहीं लगाएं, लेकिन फिर भी कोई महल्ले की कोई खातून आती है वो उनको लगा के चली जाती हैं। तो इस हवाले से कोई पैगाम वालिदैन को देना चाहें तो? पैगाम तो कुछ भी नहीं है, ये है कि जी वैसे बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना कि जीवन की कहानी को कहाँ से याद करना है, कहाँ से भूल जाना है, किसे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है। जनरल सी एहतियात है, न सिर्फ एलर्जी की बल्कि हर चीज़ की। बच्चा पैदा हो तो माँ का दूध पिलाएं, 1 घंटे के अंदर शुरू कर दें, कम से कम 7 से 8 दफ़ा मदर फीड कराना चाहिए। ठीक है, बच्चा को भूख लगे तो वो रोए और दूध पिए तो सोए। 5 से 6 दफ़ा पेशाब कर रहा है, 8 से 10 दफ़ा दूध पिए। 6 महीने तक सिर्फ मदर फीड भी रखें। इस दौरान हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा करें। 6 महीने पे अलग ग़िज़ा शुरू करें। 2 साल तक दूध जारी रखें। ग़िज़ा में ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, घर की ग़िज़ाएँ खिलाएँ, खिचड़ी, दलिया, सूजी, साबुदाना, केले, दही, ये बाज़ार की आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली ये सारी चीज़ों से एहतियात करें। फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, मोबाइल से दूर रखिए, और बाकी छोटी छोटी एहतियात हैं, पाउडर, खुशबू, डस्ट, गर्मी, इन चीज़ों से बचाना है। बच्चा इंशाल्लाह सही रहेगा, फर्स्ट क्लास सेहत में। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सुल्तान मुस्तफ़ा साहब, इनके वक्त का बहुत शुक्रिया, इतनी कीमती वक्त इन्होंने हमें इनायत फरमाया। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على